साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं आरएस 2018 के मेंस पेपर का, जो एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन में आए हुए थे। साथियों, वही 13 सवाल थे, 65 अंकों के थे। 5 प्रश्न आपके 2 अंकों के, 5 प्रश्न आपके 5 अंकों के और 3 प्रश्न आपके 10 अंकों के थे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि 15 शब्दों में कौन कौन से प्रश्न आए। पहला प्रश्न, किस प्रकार रित की धारणा प्रशासनिक उत्कृष्टता को संबंधित करती है। ये नैतिक संपत्ति से जुड़ा हुआ सवाल था और इसमें आपको क्या करना है, रित की अवधारणा नहीं बतानी, रित की धारणा से किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंसी आती है। तो रित क्या करता है, पुरस्कृत और दंडित करता है, क्रम के अनुसार करता है। उसी प्रकार से प्रशासन के क्षेत्र में भी एक प्रशासक अपने आचरण संहिता के माध्यम से क्रम से पुरस्कृत और दंडित होता रहता है। ये आपको उत्तर देना है। दूसरा सवाल यह है कि प्रशासन का उद्देश्य लोक कल्याण है। गीता का कौन सा सिद्धांत इस आशय की पुष्टि करता है। साथियों, ये गीता की नैतिकता का सवाल है और लोक कल्याण करना प्रशासन का उद्देश्य है। इसी प्रकार से गीता में एक लोक संग्रह की अवधारणा आती है। तो लोक संग्रह की अवधारणा सामाजिक कल्याण से जुड़ी हुई है। ये सोशल वेलफेयर ही लोक कल्याण का अर्थ निर्देशित करता है। तो आपको क्लियर कट बताना है, गीता का लोक संग्रह सिद्धांत सामाजिक कल्याण की पुष्टि करता है। ये आपको ऐसे शब्द लिखने हैं। तीसरा हम बात करें कि अहिंसा गांधी की नैतिकता का केंद्रीय मूल्य क्यों है। ये गांधी की नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें पूछा गया अहिंसा केंद्रीय मूल्य क्यों है, क्योंकि आपको ये बताना है कि अहिंसा रूपी साधन से ही सत्य रूपी सत्य की प्राप्ति की जा सकती है। गांधी के अनुसार, आपको गांधी कोट करना है, गांधी के अनुसार की जाती है, इसलिए केंद्रीय मूल्य है। हर गांधी के हर एक सिद्धांत का अहिंसा ही आधार है। अहिंसा रूपी साधन से ही सत्य रूपी साध्य की प्राप्ति की जा सकती है, चाहे वो सत्याग्रह हो, चाहे ट्रस्टीशिप का हो, चाहे स्वरोजगार मतलब स्वराज्य की अवधारणा हो, चाहे सर्वोदय की अवधारणा हो। ये सारी बातें इसमें आपको करनी है। चौथा है कि प्लेटो के न्याय को कैसे परिभाषित करते हैं। यह विश्व चिंतकों के योगदान से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आपको बताना है कि प्लेटो व्यक्ति, राज्य और समाज के स्तर पर न्याय को परिभाषा विवेक, साहस और संयम के आधार पर परिभाषित करते हैं। तो मतलब वो चाहते हैं कि राज्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में और समाज के रूप में न्याय किस प्रकार से संबंधित है। ये आपको 15 शब्दों में लिखना है। फिर आपको संवेगात्मक बुद्धि से क्या आशय है। ये प्रशासकों के मूल्य में एक ईआई का कॉन्सेप्ट है, जो अपनों मतलब स्वयं की भावनाओं या दूसरों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वयं को अपने अनुसार प्रबंधित कर लेना ही संवेगात्मक बुद्धि है। ईआई बहुत बड़ा योगदान है प्रशासक में। तो ये प्रशासनिक मूल्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अब हम बात करते हैं 50 शब्दों का। साथियों, अतिवाद घातक है। रेडिकलिज्म, रेडिकलिज्म बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। इससे हम कैसे बच सकते हैं। बेसिकली विश्व चिंतकों के योगदान से है और अतिवाद से बचाव मध्यम मार्ग से हो सकता है। अतिवाद और लचीलेपन के मध्य संबंध मध्यम गुण के रूप में अरस्तु ने बात कही है। चाहे वो साहस के रूप में हो, चाहे वो विवेक के रूप में हो, चाहे वो स्वतंत्रता के रूप में हो, चाहे सत्यनिष्ठा के रूप में हो। तो अतिवाद से घातक ऐसे बच सकते हैं हम, मध्यम मार्ग अपनाकर बच सकते हैं। अरस्तु के अनुसार आपको अरस्तु कोट करना पड़ेगा, तो ही आपके 2 में से 2 अंक मिलेंगे। साथियों, अब हम बात करें मानव मूल्यों के संवर्धन में। ये 50 शब्दों का है, तो आपको उदाहरण देकर बताने पड़ेंगे कि आपको बताना पड़ेगा न्याय किस प्रकार से है, आपको बताना पड़ेगा स्वतंत्रता कैसे, इस तरीके से आपको बताना है। मानवीय मूल्यों के संवर्धन, समाज की भूमिका। अब हमें समाज की भूमिका बताना। पहला ही टॉपिक है मानवीय मूल्यों के विकास में समाज की भूमिका। अब समाज की भूमिका बतानी है तो समाज किस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग में, सामाजिक मूल्यों में, आपके यूँ कहें कि संवेदनशीलता बढ़ाने में, ये सारी चीज़ों के हम बताएंगे। 1 2 3 4 पॉइंट्स में हम उत्तर दे सकते हैं। तीसरा है आपके अनुसार प्रशासनिक अधिकारी के मानसिक तनाव के मुख्य कारण कौन से हैं। ये प्रशासनिक मूल्य और आचरण से जुड़ा हुआ सवाल है। आप बताएंगे कि साहब राजनीतिक दबाव है, आप बताएंगे साहब प्रशासनिक दबाव है। तीसरा आप बताएंगे जनता का दबाव है। चौथा आप बताएंगे कि साहब लक्ष्यों की पूर्ति भी है सरकार के स्तर पर। ये सारे दबावों का आप उल्लेखित करेंगे तो ही आपको उत्तर मिलेंगे। ऐसे सवाल कब दे सकते हैं, जब आप यदि प्रशासन में हैं। यदि आपको एक पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज है तो आप उत्तर दे सकते हैं। साथियों, हम बात करें, श्रम एक पूंजी है और जीवधारी पूंजी अक्षय है। मैं पूंजी एवं श्रम के न्याय संगत संबंध की स्थापना करना चाहता हूँ। व्याख्या कीजिए। गांधी की नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल है, जो ये बताते हैं कि श्रम और पूंजी, या यूं कहें कि मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम,
या पूंजी, दोनों को क्या करते हैं, समान दृष्टि देते हैं और पूंजी के अनुपात में और श्रम के अनुपात में व्यक्ति को उतना ही लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि शारीरिक श्रम से किया हुआ श्रम ही गांधी सर्वश्रेष्ठ श्रम मानते हैं, मानसिक श्रम को ज़्यादा वरीयता नहीं देते। तो एक नाई को और एक वकील को जो वेतन मिलता है वो बराबर मिलना चाहिए गांधी के अनुसार, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं भी एक जैसी ही है साथियों। अब हम बात करना चाहते हैं राजनीतिक तटस्थता सुशासन सुनिश्चित करती है, व्याख्या कीजिए। गुड गवर्नेंस का, सोशल जस्टिस का सवाल है। यदि आप पॉलिटिकली इंटरफेरेंस रहेंगे या पॉलिटिकल इम्पार्शियल रहेंगे, ये बेसिकली पॉलिटिकल एटीट्यूड का सवाल है। जब आप सामाजिक राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष रहेंगे तो आप गुड गवर्नेंस दे सकते हैं, आप सोशल जस्टिस को बढ़ावा दे सकते हैं, आप मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान कर सकते हैं। ये बातें आपको रखनी पड़ेगी, तो ही आपको 5 में से 3 या 3.5 नंबर मिल सकते हैं। अब हम बात करें कि 100 शब्दों में सवाल कैसे आए हैं। 100 शब्दों में सवाल 2018 में, RS 2018 में, भगवत गीता किस तरह अर्जुन के समक्ष द्वंद्व का निराकरण करती है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में गीता के किस सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। बेसिकली ये नैतिक मुद्दों और गीता की नैतिकता को मिलाकर बनाया गया सवाल है। आपको ये बताना पड़ेगा कि अर्जुन के समक्ष कैसे निराकरण किया। अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो 18 अध्यायों में शिक्षा दी, तो उससे क्या शिक्षा मिली। निष्काम कर्म की अवधारणा आई, कर्तव्य के लिए कर्तव्य की अवधारणा आई, स्थिति प्रज्ञा की अवधारणा आई, लोक संग्रह की अवधारणा आई। इस आधार पर अर्जुन का द्वंद्व समाप्त हो गया। क्या एक प्रशासक भी जब ऐसी दुविधाएं आए तो स्थिति प्रज्ञ, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, निष्काम कर्म की अवधारणा, लोक संग्रह की अवधारणा को अपना सकता है। इन सबको अपने शब्दों में आपको पिरोना है, 100 शब्दों में साथियों। अब हम बात करते हैं कि दूसरा सवाल है, लोक नायकों तथा सुधारकों के उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते। आधुनिक संदर्भ में उनकी महत्ता को उजागर कीजिए। आपसे सवाल पूछा गया है महापुरुषों के योगदान को, आपका सवाल पूछा गया है समाज सुधारकों के योगदान का। ये समाज सुधारक कौन कौन से हैं। जब आप एथिक्स में पढ़ेंगे तो समाज सुधारक, भारतीय समाज सुधारक, पाश्चात्य समाज सुधारक, महापुरुषों में भारतीय महापुरुष और वैश्विक महापुरुषों ने क्या क्या योगदान दिया है, उन योगदान की आज भी क्या प्रासंगिकता है। समाज सुधार में क्या प्रासंगिकता है, आपके अंधविश्वासों को समाप्त करने में क्या प्रासंगिकता है, आपके रूढ़िवादिता को समाप्त करने में क्या प्रासंगिकता है, अशिक्षा और गरीबी बेरोजगारी को निराकरण करने के लिए कैसे प्रासंगिकता रखता है, रेसिज्म जो है आपका नस्लवाद के विरुद्ध किस प्रकार ये आवाज उठाता है। ये सब बातें आज के संदर्भ में आपको प्रकट करनी है, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। और अंत में तीसरा सवाल यह है आपका, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में साहस तथा संयम अंतर्निहित है। साहस तथा संयम अंतर्निहित है आधुनिक समाज में तथा प्रशासन में, क्या वे आज भी युक्ति संगत है। बेसिकली प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो विवेक, साहस और संयम तीनों गुणों से युक्त है। और जब विवेक, साहस और संयम तीनों मिल जाते हैं तो न्याय की स्थापना हो जाती है। यदि हम समाज में न्याय पैदा करें तो विवेक, साहस और संयम कहाँ